रंजन में फिर से आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आप लोग इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए और प्यार बनाते रहिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना, आपकी मोटिवेशन से मुझे प्रेरणा मिलती है। और जितने भी चैनल हैं मेरे, जितने भी अभी तक मैंने वीडियो डाला है, सबको आप आपके प्यार से मुझे कुछ वीडियो में के मिल रहे हैं, तो आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहिए। क्योंकि देखिए, आपके जितने मुझे प्यार दीजिएगा, मैं उतने अच्छे से कंटेंट लाऊँगा। अभी मैं पिछले मंथ में वीडियो मैं नहीं डाल पाया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिले, स्कूल के वर्क ज़्यादा है। और उसके बाद अब मैं टाइम निकाल कर अब मैं कंटिन्यू वीडियो लाऊँगा आप लोग के लिए। और मेरे वीडियो को पूरा देखिए, कम से कम पूरा वीडियो देखिए। अभी तक मैंने 36 वीडियो डाला है, तो सब वीडियो को देखिए आप लोग। मैं पूरे जितने भी पूरे मैं पूरे ग्रामर करा दूँगा, उसके बाद में वीडियो फिर मैं बुक का लाऊँगा, आईसीसीए बोर्ड से लेके सीबीएसई से बुक सब मैं लाऊँगा, ठीक है? तो आज का जो क्लास है मेरे, आप लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सार लेखन, जिसको कहते हैं हम लोग ना कि संक्षेप। संक्षेप में किसने कितने वर्ड को हम 1/3 एक माने 1/4 इस तरह से वर्डों को हम काउंट करके आधा करते हैं। शब्दों को माने शब्दों को उसको काउंट करके हम आधा करते हैं। तो माने गिनकर इसको कहते हैं हम लोग, गिनकर आधा करते हैं। तो आज सार लेखन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सार लेखन है क्या, पहले डिफिनेशन देंगे और कुछ विशेष बातें पर ध्यान देंगे, और उसके बाद मैं एक उदाहरण देकर फिर बताऊंगा कि कैसे हम लोग लिखते हैं सार लेखन। ये काफी आपके बोर्ड में भी काम आते हैं। बोर्ड के जितने बच्चे हैं काफी आप लोगों को देखने लायक है, इसमें से क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है? तो देख चलते हैं हम लोग आज की क्लास पे, और आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्लास देखिए, आज का क्लास जो है सार लेखन। सार लेखन होता क्या है? सार लेखन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रेसियस राइटिंग। प्रेसियस राइटिंग को हम लोग लिखते कैसे, उसका भाव क्या होता है, कैसे हम लिखेंगे? तो पहले परिभाषा देखेंगे, पहले हम डिफिनेशन देखेंगे। तो किसी लेख अथवा अनुच्छेद के मुख्य भाव को, चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे किसी भी लेख, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, किसी लेख अथवा अनुच्छेद के मुख्य भाव को अपने ही शब्दों में अत्यंत संक्षेप के साथ लिखने को सार लेखन कहते हैं। माने लिखने की, माने किसी भी संक्षेप, किसी भी शब्द को अगर आपको दे दिया जाए कि जितने भी शब्द है उसको काउंट करके 1/3 करके लिखते हैं हम उसमें, और उसमें शीर्षक देते हैं हम लोग। जैसे उसका शीर्षक क्या होगा, उसका टॉपिक हम शीर्षक क्या निकालेंगे हम उसका, ठीक है ना? तो पहले देखेंगे कि क्या लिखे मैंने नोट्स में। ये तो हुआ आपका सार लेखन का डिफिनेशन, इसको कहते हैं प्रीसियस राइटिंग का ये डिफिनेशन हो गया। माने अत्यंत संक्षेप, माने जितने भी शब्द होंगे मैं एक लिख के दिखाऊंगा, उदाहरण भी आपको दूंगा, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो देखिए, एक नोट्स में मैंने लिखा है, इसके अभ्यास से हमें किसी बात को संक्षेप में लिखने का कौशल प्राप्त होता है। माने कौशल, माने जैसे हम लिखते हैं ना, तो उसका एक कौशल प्राप्त होता है कि किस तरह से लिखेंगे कि उसका कौशल हम प्राप्त करेंगे, ठीक है? अब कुछ बातें हैं, जैसे कुछ निम्नलिखित बातें हैं, कैसे सार लेखन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो जितने भी पॉइंट है, मेरे 7 पॉइंट मैंने निकाला है उसमें से निचोड़ करके। तो देखिए, पहला पॉइंट है, सार लिखने से पहले मूल अनुच्छेद या विषय वस्तु को एकाधिकार जो है, एकाधिकार बार ध्यान, माने माने एकाधिकार बार, माने उसको अच्छी तरह से पढ़कर, एकाधिकार स्टेशन से पढ़कर, अच्छी तरह से पढ़कर, अधिकार पढ़कर ध्यान पूर्वक पढ़ लेना चाहिए। उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए कि क्या कह रहा है, इसका शीर्षक क्या होगा, ये इसका कितना हम इसको करेंगे। 1/3 कह रहा है कि उसमें लिखा रहता है, आपके प्रश्न में लिखा रहेगा कि 1/3 1/4 उसको करके आपको लिखना होगा। तो जितने भी शब्द होंगे उसको काउंट करके, जैसे अगर 1/4 लिखा होगा तो माने 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 1/3 मीन्स 1/3। तो जितने भी शब्द होंगे तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, ये शब्दों को इस तरह से हम बांटते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो शब्दों को, उसको जितने भी शब्द होंगे उसको डिवाइड करके हम लोग लिखेंगे, और उसी में से हम लोग शीर्षक निकालेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, तो पहला पॉइंट हो गया, मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए, ध्यान से अच्छे से पूरे कंसंट्रेशन के साथ अच्छे तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, ठीक है? सार लेखन में मूल भावों, विचारों, बातों तथा कथ्यों का रक्षण अवश्य होना चाहिए। माने उसको अच्छी तरह से रक्षण करना चाहिए, शब्दों को समझना चाहिए कि क्या कह रहा है, उसकी विचार की क्या, उसकी बात क्या कह रहा है, वो बात में उसमें टॉपिक हम क्या निकालेंगे और उसका मूल भाव क्या हो रहा है। तो उस तरह से इसको समझकर तब हम उसको लिखेंगे। तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए। फिर आगे हम बताएंगे, उसके बाद एक उदाहरण देकर हम कैसे लिखेंगे वो भी बताएंगे आपको, ठीक है? तो आप लोगों में बनाए रखिए और ध्यान से समझिए। कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट्स में डाल दीजिए कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? देख लीजिए एक बार आप लोग। चलिए, तो देखिए, कुछ मैंने 2 पॉइंट बताया, अब तीसरा पॉइंट में मैंने जो विशेष बातें जो होती है, ध्यान देने वाली बातें होती है कि क्या क्या निम्नलिखित विशेष
विशेषताएं जो होती है कौन कौन होनी चाहिए। तो दो मैंने पॉइंट बताया था, तीसरा पॉइंट में देखेंगे हम लोग। तीसरा पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि सार लेखन के लिए दिए गए अंश में मुख्य बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। माने जो केंद्रित बात होनी चाहिए उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि क्या कह रहा है सार, आखिर कह रहा है क्या, उसके बातों पर, मुख्य अंश बातों की जो होती है उस पर ध्यान देने वाले, तब तो उससे पता चलेगा कि सार का मतलब क्या निकल रहा है और क्या शीर्षक होना चाहिए, उस पर ध्यान देना। माने ध्यान केंद्रित करना, जब तक आप ध्यान किसी चीज पर नहीं लगाइएगा तो कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या कर रहा है, इसका टॉपिक क्या होगा, इसका शीर्षक क्या निकलेगा, उस पर ध्यान देना बड़ी बात होती है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में मूल अंश में जो बातें गुण गुड अथवा कठिन हो, माने गुण माने काफी कठिन वर्ड होता है, इसको गुण कहा जाता है, गुड अथवा कठिन हो, उन्हें सरल भाषा में से चाहिए। ये नहीं कि जो कठिन वर्ड उसी तरह से नहीं, इसको सरल भाषा इजी कर दीजिए। जैसे मैंने बताया इससे पहले अनुच्छेद निबंध मैंने बताया था कि कैसे लिखा जाता है, तो जितने भी कठिन वर्ड हो उसको सरल भाषा में कहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि सार का एक रूप बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 5 पॉइंट, मूलांश की सभी बातें क्रमबद्ध होनी चाहिए। जो मूलांश होती है माने जो शब्द होती हैं उसके क्रमबद्ध होनी चाहिए, क्रमबद्ध, एक सीरीज वाइज जिसको कहते हैं लिखना होना चाहिए। अर्थात सभी बातें एक के बाद एक स्पष्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिए, माने स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या कर रहा है, आगे उसके बाद आगे क्या होगा। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो हम देखते हैं ना कि उसमें आगे स्टेप में क्या होगा, विलन आएगा, विलन के बाद उसमें जो होगा एक, अब उस पर अटैक करेगा तो उसके आगे क्या, फिर आपके दिमाग में क्रिएटिंग बात हो जाती है, ये बात दिमाग में आपके चले आते हैं। उसी तरह से एक के बाद एक बातें होनी चाहिए, सही बात होनी चाहिए। जैसे अब लिखें इसके बाद क्या, जैसे कि मैंने टॉपिक दे दिया और उसको एक तिहाई कर दिया, उसमें से मैंने टॉपिक निकाला अमर ज्योति, मैंने अमर भारत, कुछ भी टॉपिक मैंने निकाला, तो उस तरह से मैंने टॉपिक निकालने के बाद वो साथ आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्रिएट होनी चाहिए। जैसे कोई भी डायरेक्टर जो मूवी बनाता है तो वो उसको देखकर उसमें क्या लिखता है, लिखने के बाद क्या पॉइंट होना चाहिए, और उसमें विलन का लास्ट में क्या होगा, मर जाता है कि क्या हो जाता है, तो वो पॉइंट होनी चाहिए, एक की बात स्पष्ट होनी चाहिए, तब ना आपको पूरा मूवी क्लियर पता चलेगा। आपको जब स्पष्ट ही नहीं होगा तो पता चलेगा क्या, ठीक है ना। तो मैंने एक के बाद स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है, सार लिखते समय शीर्षक अवश्य दिया जाना चाहिए। आप अगर किसी चीज का टॉपिक ही नहीं दीजिएगा, कोई पीपीटी बनाइएगा, कोई प्रेजेंटेशन बनाइएगा, उसका टॉपिक ही नहीं दीजिएगा, तो क्या आप क्या पढ़ा रहे हैं। कोई पूछ देगा बच्चा सर पढ़ा क्या रहे हैं, तो किसी भी टॉपिक को पहले बताइएगा ना, पहले शीर्षक लिखिएगा ना, कोई टॉपिक लिखिएगा। जैसे मैंने कोई उठाया कोई चैप्टर, वो चिड़िया जो, तो मैंने उस चिड़िया से ली दिया, मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया चिड़िया के बारे में, अब मैंने टॉपिक लिखा ही नहीं, तो टॉपिक होना चाहिए ना। जैसे मैंने एक टॉपिक दे दिया सार लेखन, एक टॉपिक शीर्षक किया, मैं पढ़ा रहा हूँ सार लेखन के बारे में, तो ये पता आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए आपके बारे में, ठीक है, बस देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, शीर्षक चुनते समय अनुच्छेद के मुख्य विचार पर यह आधारित होना चाहिए। अनुच्छेद लिखे हैं क्या, क्या अनुच्छेद है, मैंने बताया कि जो टॉपिक होना चाहिए उसी के रिलेटिव आपका शीर्षक भी होना चाहिए, टॉपिक भी होना चाहिए। मैंने जैसे आप लिखा हुआ है अनुच्छेद, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसके विचार के पढ़े उसको अच्छे से अध्ययन कीजिए ध्यानपूर्वक, और उसके बाद उसमें से टॉपिक निकालिए, अब उसी से रिलेटिव होनी चाहिए, ये नहीं कुछ और कह रहा है कुछ और लिख देंगे, सो नहीं होना चाहिए, तो उससे रिलेटिव बातें होनी चाहिए, ठीक है ना। उसी पर आधारित एक शीर्षक होनी चाहिए, एक टॉपिक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट 7 था। अब मैं एक उदाहरण देकर बताऊंगा कि सार को लिखते कैसे हैं, कैसे तिहाई करते हैं। उसके बाद ये सार के बाद, सार लेखन के बाद भी नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा दो, एक संवाद लेखन और ईमेल लेटर, ईमेल पत्र कैसे लिखते हैं, दोनों को मैं उसी क्लास में लाऊंगा, ठीक है। तो पहले इसके बाद, उसके बाद फिर मैं चित्र वाला लेके आऊंगा कि बच्चे को बहुत दिक्कत होते हैं, वो भी मैं क्लास लूंगा, ठीक है ना। तो ग्रामर का भी बहुत क्लासेस है, उसके बाद फिर मैं बुक पे आऊंगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, आप लोग वीडियो देखते नहीं, वीडियो को देखना देखिएगा, उतना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जितने से जितने मोटिवेशन मिलेंगे, तब फिर मैं कुछ दिन के बाद ऑनलाइन क्लास आऊंगा। तो ये सब चीज मेरे पास मैं मेहनत करता हूँ तो आप लोग के लिए, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए आपको, ठीक है। देख लीजिए एक बार, फिर मैं आके इसका एक उदाहरण समझाता हूँ, ठीक है, देख लीजिए। चलिए, तो देखेंगे हम लोग एक उदाहरण देख, मैंने बताया था कि मैंने जितना भी पॉइंट बता दिया था, एक उदाहरण देकर मैं उसको बताएंगे कि कैसे लिखेंगे सार को, ठीक है ना। देखिए आप गौर से देखिएगा, देखिए क्या है टॉपिक, भारत ने अपने दीर्घकालीन जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, ठीक है, कई बार इसका उत्थान चरम सीमा पर पहुंच गया और कई बार इसका पतन भी हुआ। पढ़ते चलेंगे और अंडरलाइन करते चलेंगे। राजनीतिक उथल पथल ने इसके आकार प्रकार पर भी आघात किया, मैंने उथल पथल पर इस पर आघात किया, इसका
शरीर कभी दुर्लभ, कभी सबल, कभी स्थूल, कभी सूक्ष्म सूक्ष्म, कभी स्वस्थ, कभी रुग्ण होता चला गया, परंतु इसकी आत्मा का विनाश नहीं हुआ। आत्मा कभी परमात्मा का अभिन्न अंश माना जाता है, कभी विनाश नहीं होता आत्मा का। इसी आत्मा के कारण भारत की अमरता, देखिए अमरता अक्षुण्ण रही है। ये ध्यान रखिएगा, अमरता वर्ड पर ध्यान रखिएगा ज्यादातर। भारतीय संस्कृति के महावृक्ष ने विभिन्न ऋतुओं का आघात सहन किया। इतनी भी ऋतु चेंजिंग होते हैं, किंतु यह सूखा नहीं, पत्र विहीन नहीं हुआ। इसकी आत्मा का स्वरूप प्राय एक सा रहा। यह अमरता भारतीय जन के लिए गर्व का विषय है। देखिए अमरता, तो क्या भारतीय, ये आपको समझ में आ रहा है कि क्या टॉपिक हो सकता है? तो अमर भारत हम निकाल सकते हैं टॉपिक, क्योंकि अमर भारत के बारे में बता रहा है कि हमारा भारत कैसा है, अमर की तरह है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखा हमने प्रश्न में, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक देते हुए एक तिहाई, ध्यान रखिएगा, एक तिहाई शायरी लिखे। माने इसका जितने भी शब्द होंगे, जैसे 115 होंगे, सपोज दैट 115 होंगे, तो इसका एक तिहाई निकालेंगे, 56-55 जितना भी निकल जाए, ठीक है ना। तो शीर्षक में क्या दिया, अमर भारत। मैंने क्या लिखा था, अमर, देखिए अमरता भारतीय, तो मैंने सब में से ढूंढा, यहां भी है भारत की अमरता, अमरता वर्ड आ रहा है बार बार, अमरता, फिर अमरता भारतीय जीवन में, तो अमर भारत मैंने इसका शीर्षक निकाल दिया। सबको पढ़ने के बाद मैंने उसमें से निचोड़ मैंने, क्योंकि देखिए भारत के अंदर ही सब कुछ आ जाएगा। हमारे इन भारत में ही, अमर भारत में ही उथल पथल होते जाते हैं, ये हमारा अमर भारत है। इसमें सभी तरह के ऋतु चेंज होते हैं, सभी तरह के स्थल ऋतु, माने स्थूल से लेकर सूक्ष्म से लेकर सभी तरह के, सबल से लेकर सभी लोग भारत के ही अंदर आते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें से टॉपिक निकाला क्या, अमर भारत, राइट। तो ये शीर्षक हो गया आपका। अब ये शब्द को काउंट करने का तरीका क्या होता है, स्टार्टिंग करेंगे, शब्द को कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 26 27 28 29 और 30 30, ठीक है। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40 40, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50 50, 51 52 53 54 55 56, 56 यहाँ हो गया, 57 58 59 60 60, ठीक है। और 61 62 63 64 65 66 67 68 69 और 70 70, ठीक है। 71 72 73 74 75 76 77 78 79 और 80 80, 80 तक यहाँ वर्ड हो गया, ठीक है। अब 81 82 83 84 85 86 87 88 89 और 90 90, 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100, 1 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ड है, माने 111 वर्ड है, ठीक है। अब इसका तिहाई करेंगे तो उतने शब्द को हम लोग लिखेंगे। इसका एक तिहाई, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे और जितना वर्ड आएगा उसको हम लिख लेंगे। लेकिन सपोज हम 115 ही लेके चलते हैं, कुछ और वर्ड बढ़ जाएंगे, तो मान लेते हैं कि 55-56 के वर्ड के अप्रोक्स में आएंगे, तो उतना हम शब्द लिखेंगे, माने एक तिहाई शब्द लिखेंगे। और शीर्षक क्या होगा, अमर भारत, ये शीर्षक दे देंगे, ठीक है। तो इसको देख लीजिए एक बार, फिर इसके बाद हम लिख के दिखा देते हैं कि कैसे लिखेंगे एक तिहाई, ठीक है ना। देखिए आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देख लीजिए एक नजर, फिर कोई डाउट होगा तो मेरे कमेंट्स में डाल दीजिएगा, देख लीजिए एक नजर फिर से। चलिए तो देखेंगे, जो हमने एक तिहाई निकाला है उसका, मैंने सार का जो मैंने एक तिहाई मैंने काउंट करके बता दिया था आपको, उसका एक तिहाई कैसे में लिखेंगे वो आप काउंट कर लीजिएगा। फिर मैं बता देता हूँ कैसे लिखना का तरीका, ठीक है। तो देख लीजिए, तो ये तिहाई, जो एक तिहाई सार जो है, इसका टॉपिक मैंने क्या लिखा, अमर भारत। मैंने बताया था कि अमर भारत जो हो गया, इसका क्या हो जाएगा, एक टॉपिक हो जाएगा अमर भारत, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। अब उसमें से मैंने पढ़ के निकाला अमर भारत, ऐसे ऐसे मत कुछ लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट समझिएगा कि क्या कह रहा है, मैंने जितना बताया उसको अच्छे से पढ़िएगा। तो एक तिहाई में क्या है टॉपिक, आदिकाल से भारत की अनेक बार उन्नति भी हुई है और पतन भी हुआ, माने उन्नति भी हुआ और पतन भी हुआ, माने जहां उन्नति होता है वहां पतन भी हुआ, गिरता भी है और बढ़ता भी है, ठीक है ना। कई बार राजनीतिक संघर्षों में इस देश का जो है रूप भी विकृत होता रहा, माने बढ़ता रहा, माने राजनीतिक जो संघर्ष, बहुत राजनीतिक लोग जितने भी संघर्ष किए, जैसे महात्मा गांधी से बहुत स्ट्रगल किए तब ना आगे बढ़ा चीज के लिए संघर्ष किए, किंतु इसकी आत्मा अप्रभावित रही, इसकी आत्मा जो है अप्रभावित रही, माने संतुष्टि नहीं,
नहीं मिला इस चीज के लिए। मैंने इतना स्ट्रगल करने के बाद भी विदेशी आक्रमणकारी भी, जैसे अंग्रेज आ गए थे, विदेशी आक्रमण माने विदेशी को कहते हैं हम लोग, आक्रमणी भी आए पर भारत महावृक्ष के समान अडिग रहो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जीने और मर जाने में। तो अडिग रहा वो, कितने भी प्रोसेस आई, लेकिन वो अडिग रहा अपने पथ पर। हर स्थिति में कुछ खोकर या पाकर भी भारत की अपनी सत्ता बनी रही। माने इतनी परिस्थिति आई, उसको खोकर अपनी सत्ता को वो बना के रखा, अपने बरकरार रहा। तो वो अपनी उसका मैंने निचोड़ निकाला, एक तिहाई शब्द को मैंने छाटा, जो जो सरल वर्ड में लिखा कि आपको समझ में आ जाए। जितनी भी शब्दों को मैंने निचोड़ करके निकाला, वो कठिन, मैंने क्या बताया था, जितनी भी विशेषताएं में ध्यान रखिएगा आप लोग, निम्नलिखित जो विशेषताएं हैं सरल जो है सार लेखन का, उसका मैंने निचोड़ निकाला, ठीक है ना। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका, समाप्त हो गया आपका, इंड हो गया ये सार लेखन। इसके बाद मैं लेके आऊंगा संवाद लेखन और ईमेल पत्र, ठीक है ना, दोनों एक में रहेगा। तो ये सब है, अच्छे से क्लास को मैंने देखिए और एक बार देख लीजिए एक नजर से। देखने के बाद जो डाउट होगा मेरे कमेंट्स में डालिएगा कि सर मुझे इसकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप नहीं डालिएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या है। आप लोग वीडियो को देखिए वीडियो को मैं ऑथेंटिक चीज लाता हूँ कि जो आपको समझ में आए कुछ चीज के लिए। जब लाइव आऊंगा तो मैं बहुत चीज लाऊंगा, न्यूज भी लाऊंगा, चीज का पॉइंट भी लाऊंगा, सब कुछ लाऊंगा। तो धीरे धीरे ना कोई चीज होता है, कहते हैं ना स्लो स्लो विन द रेस, स्लो से आदमी रेस को जीतता है। तो कोई भी चीज धीरे धीरे से करने से होता है। तो आप लोग का प्यार मिलेगा तब ना मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग, क्योंकि मैं समय निकाल कर, मैं स्कूल भी रहता है मेरा, उस समय निकाल कर मैं आपको वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए एक नजर आप लोग। उसके बाद फिर आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, आपको संवाद लेखन और ईमेल पत्र से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।